द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन है, आई वांट यू पीपल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन हाउ टू अटेम्प्ट इट एंड हाउ टू सॉल्व इट। ओके, अब इस सवाल में जो शायर है जिसने ये सवाल बनाया है वो कहना चाहता है कि भाई द एसिडिफिकेशन ऑफ द लाइसोसोम्स विद इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स is prevented in an experimental setting. The affected cells show impaired interaction with T lymphocytes upon antigen exposure. Impaired interaction of the T lymphocytes upon antigen exposure. The observed effect most likely results from a low cell surface expression of which of the following molecule. अब मसला ये है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, तो इसमें आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोलते हैं 2 स्टेप क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे 2 लाइंस का है, 3 लाइंस का है, यूएसएमएल में आपका क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपका 2 स्टेप क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको डायग्नोस करना होता है कि ये जो पूरी जो इसने शायरी की हुई है, शायर ने वो किस चीज़ के लिए की हुई है, इसका मकसद क्या है, इसने ये चीज़ बोली क्यों आकर, और फिर आपको आना पड़ता है लास्ट लाइन पर। कभी कभार हमें टीचर्स कहते हैं कि यार आप लोग जो है ना वो डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़ लिया करो फिर क्वेश्चन कर लिया करो, तो ये भी एक तरीका होता है। अगर आप करना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो असल में ये है कि लो सेल सरफेस एक्सप्रेशन किस मॉलिक्यूल का होगा जिसकी वजह से जो आपकी एंटीजन एक्सपोजर है टी लिम्फोसाइट्स के साथ वो आपका इम्पेयर हो जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपकी एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो होती है आपकी एपीसीज की मदद से, जो होते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फॉर सपोज ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास क्या होता है, वो कौन से होते हैं, आपके मैक्रोफेज होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं और आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। 3 ये याद कर लें, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट। सब में तकरीबन जो है ना वो सेम ही आपका जो है ना मैकेनिज्म चल रहा होता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फॉर सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है जिसको आपका जो मैक्रोफेज होता है जब भी जैसे भी सेंस करेगा तो वो इसको उठा लेगा, खा लेगा इसको। ठीक है, ये असल में फेगोसाइटोस कर लेता है, इसकी अपनी आर्म्स को बढ़ा लेता है। अब क्या करता है, ये इसको लाइसोसोम्स में लेके जाता है। वहाँ पर ये मतलब ये जब इसको उठा रहा होता है ना, इसको अपना बैक्टीरिया को, तो वो ये ऐसे उठाता है दिसी, ये ऐसे अपनी आर्म्स को जो है ना वो बढ़ाता है। आर्म्स को बढ़ा के क्या होता है, जैसे ही इसकी आर्म्स बढ़ जाती हैं, इन आर्म्स में आपका ये बैक्टीरिया फंस जाता है और ये अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेगोलाइसोसोम। अंदर जाके ये जो आपका फेगोलाइसोसोम अंदर आया है वो अब मीट करता है, वो अब कंबाइन हो जाता है लाइसोसोम्स के साथ। वहाँ पर मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो होते हैं वो लाइसोजाइम्स होते हैं, जो कि आपके एसिडिफाइड एंजाइम्स होते हैं या फिर आपके डिस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। अब डिस्ट्रक्शन के बाद ये छोटे छोटे पेप्टाइड कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पेप्टाइड कंपोनेंट्स है जो कि बैक्टीरियल कंपोनेंट है, क्योंकि ये फॉरेन है, क्योंकि ये एंटीजन है, तो ये आपके सेल सरफेस पर एक्सप्रेस होंगे। अगर आपको याद हो तो आपके जो मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल या बी सेल, जो भी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उनके पास एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा होता है। उसको बोलते हैं हम लोग MHC2 कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग MHC2 कॉम्प्लेक्स, MHC2 कॉम्प्लेक्स, जो कि नेसेसरी होता है आपके इस एंटीजन को प्रेजेंट करवाने के लिए टुवर्ड्स द टी सेल। ओके, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये आपका MHC2 कॉम्प्लेक्स है, ये आपका MHC2 कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स ने, इस पूरे सेटअप ने एंटीजन, ये जो छोटा सा कंपोनेंट ऊपर पड़ा हुआ है, ये छोटा वाला, फॉर सपोज ये रेड कलर में मैं एंटीजन लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये बैक्टीरियल एंटीजन है जो छोटे छोटे अंदर फॉर सपोज बैक्टीरियल कंपोनेंट्स बन गए थे। अब ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करवाएगा टी सेल को। टी सेल के पास होते हैं टी सेल रिसेप्टर्स और टी सेल के पास एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग CD80 या CD87, जो कि एक B7 कॉम्प्लेक्स होता है। इसको बस याद रखने के लिए अपने माइंड में रख लें, क्योंकि ये आपका सेकंड स्टिमुलस होता है जो आपके मैक्रोफेज से या फिर आपके बी सेल से मीट करने के बाद आता है। ठीक है, तो और इसके बाद आपके मैक्रोफेज के पास होता है एक और चीज़, वो चीज़ होती है आपका CD40 रिसेप्टर। ओके, वो चीज़ होती है आपका, जस्ट लेट मी चेंज द पेन। ओके, वो चीज़ आपका क्या होती है, रिपीट करें मेरे साथ, CD40 रिसेप्टर। और ये CD40 रिसेप्टर बाइंड करता है एज सेकंड सिग्नल मॉलिक्यूल, सेकंड सिग्नल टू द CD40 लाइगेंड, जो कि प्रेजेंट है आपके टी सेल पर। तो ये आपका CD40 लाइगेंड है, ये आपका CD40 रिसेप्टर है। सबसे पहले जो मीटअप होता है वो एंटीजन
और टी सेल रिसेप्टर्स का होता है, जो कि ये हैं आपके, और ये इसमें आपका काम होता है आपके एमएचसी कॉम्प्लेक्स का। अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको फर्स्ट एड में दिखा सकूं तो आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे ओपन करके रखना चाहिए था पहले ही। अब अगर ये देख लें आप, ठीक है, यहाँ पर टी सेल एक्टिवेशन में देखेंगे ना, तो ये जो है वो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि एंटीजन प्रेजेंट करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ एमएचसी क्लास 1 या फिर एमएचसी क्लास 2, क्योंकि आपका जो मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल, उनके पास होता है एमएचसी क्लास 2 स्पेशली, और स्पेशली आपके मैक्रोफेज और आपके जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो क्लासिकल आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। क्यों? तो उनके पास होता है एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल, जो कि प्रेजेंट करवा रहे होते हैं एक एंटीजन बाहर से आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पर आया, टी सेल रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज हुआ। एक और चीज़ मौजूद है जिसको हमने कहा CD4 और 8, वो भी रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। एक और चीज़ मौजूद है जिसको हमने कहा CD80 या 86B7 कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके मैक्रोफेज पर मौजूद है, और ये मीट करता है आपके CD28 से, जो कि आपका टी सेल पर मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे आपस में जब भी मिलते हैं तभी जाके आपका काम बनता है। और ये आपका CD40 लाइगेंड और CD40 वाला कॉन्सेप्ट ये बी सेल पर भी मौजूद होता है और आपके मैक्रोफेज पर भी मौजूद होता है। तो काइंडली इस कॉम्प्लेक्स को दोनों के लिए याद रखें। ठीक है, और इसका एक क्लास स्विचिंग में भी काम है, मैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी राइट नाउ हमें डिस्कस करना है दिस एंटीजन प्रेजेंटेशन को। ठीक है, सबसे पहले तो टी सेल एक्टिवेशन किस चीज़ से हुई? MHC2 के प्रेजेंट करवाने से। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपका क्वेश्चन था कि भाई कौन सी चीज़ कम हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉर सपोज ये ना हो तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शंस में, क्योंकि अगर आप देखोगे इस एंटीजन प्रेजेंटेशन में, क्योंकि ये आपका यहाँ पर, आई एम सॉरी, यहाँ पर आपने अपना MHC क्लास 2 बनाया हुआ था, और ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टी सेल रिसेप्टर की बात करें तो सॉरी, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सी चीज़ है जो एंटीजन, यहाँ पर क्वेश्चन था कि भाई एसिडिफिकेशन लाइसोसोम्स विद इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, अब कौन सी चीज़ है, क्योंकि बात चल रही है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, उनमें हमने एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स खत्म करवा दी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, और अफेक्टेड सेल्स जो थे वो इम्पेयर्ड हो गए टी लिम्फोसाइट की इंटरेक्शन करवाने से। ठीक है, और वो ये पूछ रहा था कि भाई अगर इंटरेक्शन कम हो गई तो बताएं कौन सी चीज़ जो है वो सेल सरफेस एक्सप्रेशन में कम हो गई होगी। तो सेल सरफेस एक्सप्रेशन आपका जो काम है वो इंटेग्रिन्स, साइटोकाइन रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर का काम नहीं है। ठीक है, ये टी सेल रिसेप्टर खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करवाते। एक्सप्रेशन आपका काम है सिर्फ दो कॉम्प्लेक्सेस का, जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, ओके, जो कि आपके HLA जीन से बने हुए होते हैं, HLA जीन से एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो क्लासिकल नेचर ने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो है MHC क्लास 2, दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर है MHC क्लास 2। भाई MHC क्लास 1 क्यों नहीं होगा? MHC क्लास 1 आपके बॉडी के सभी सेल्स पर मौजूद होता है, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर मौजूद होता है, एक्सेप्ट दी रेड ब्लड सेल्स एंड एक्सेप्ट दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात है तो उनके लिए जो क्लासिकल चीज़ है, जो उनके लिए बेस्ट चॉइस होगी आपकी, वो MHC क्लास 2 होगी। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका MHC क्लास 2 है, और एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स यहाँ पर जो है वो हाईलाइट की हुई है क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो जो MHC क्लास 1 का कॉन्सेप्ट है वो है आपका इंट्रासेल्यूलर पैथोजन के साथ। जब भी क्योंकि देखें फॉर सपोज ये एक सेल है आपका, ठीक है, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया, क्योंकि वायरस जो है ना वो होस्ट मशीनरी पर डिपेंड करता है, वो इंट्रासेल्यूलर जो है वो आपका जो है वो पैथोजन है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो टी सेल्स हैं, क्योंकि वो साइटोकाइन से रिलीज़ करवाते हैं, आपके बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज रिलीज़ करवाते हैं, मैक्रोफेजेस हैं वो भी साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ करवाते हैं। जो भी मटेरियल इन सेल्स से रिलीज़ हो रहा है, टी हेल्पर सेल, बी सेल, मैक्रोफेज या इवन डेंड्राइटिक सेल, जो भी मटेरियल उनसे रिलीज़ हो रहा है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए आपका वायरस के अलाउड नहीं हो सकता। तो नेचर ने, ऊपर वाले ने एक निज़ाम रखा है, नेचर ने एक सेटअप रखा है, कुदरत ने एक सेटअप रखा है कि भाई इस सेल को आपने पूरा का पूरा जड़ से ख़त्म कर देना, क्योंकि ये वायरली इन्फेक्टेड सेल है। अगर ये सेल अगर इस सेल को हमने सर्वाइव करने दिया तो ये पूरी की पूरी बॉडी को
ख़राब कर देगा। एक तालाब की जो ख़राब मछली होती है वो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये इसी तरह, इसीलिए क्या होगा इसमें जो क्योंकि वायरस जो है वो अंदर गया है, ठीक है। अब इसकी जो प्रोटीन्स होंगी वायरस की वो अंदर रेप्लिकेट करेंगे न्यूक्लियस में जाके, क्योंकि वायरस जो है वो विद द हेल्प ऑफ होस्ट मशीनरी रेप्लिकेट करता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, अब इसमें मैं डीप नहीं जाना चाहता। तो फॉर सपोज ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन वायरली इन्फेक्टेड सेल में प्रोड्यूस हुई, वो क्या होगा कि each and every cell of the body except रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि वो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लिएटेड नहीं होते, तो जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं आपके, उनमें जो आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो MHC क्लास 1 होता है। ये जो वायरल प्रोटीन है ये बाहर आएगी, MHC क्लास 1 पे एक्सप्रेस होगी। आपके जो CD8 सेल्स हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करते हैं इनको, फॉर सपोज उन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने देख लिया कि भाई जो MHC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल की तरह नहीं है, उसके पास कोई फॉरेन चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, सम सब्सटेंसेस को रिलीज करवाया जिसमें आपके ग्रेन्जाइम्स और परफोरेंस आते हैं, ताकि आपका ये जो सेल है वायरल इन्फेक्टेड सेल, उसमें एक होल बन सके, उस होल में से वाटर अंदर जाएगा, सेल पूरा स्वोलन हो जाएगा और आपका पूरा सेल डाई कर जाएगा या एपोप्टोसिस कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। इंट्रासेलुलर पैथोजन आया, प्रोटीजोम में गया, प्रोटीजोम में वहाँ पर पेप्टाइड उसके फ्रेगमेंट बने, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स अटैच हुए इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद MHC1 कॉम्प्लेक्स। MHC1 कॉम्प्लेक्स बाहर आया गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होकर, और बाहर आकर क्या हुआ, उसका वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो आपका फ्यूज़ कर गया, और बाहर जो रिसेप्टर है वो एक तरह से प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहा। जैसे CD8+ सेल्स ने या NK सेल्स ने उन्हें सेंसिटाइज किया, उन्होंने इस सेल को किल कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्रेन्जाइम एंड परफोरेंस। दीज आर कॉल्ड एज प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, सॉरी प्रीफॉर्म्ड प्रोटीन्स, क्योंकि एंटीबॉडीज इस सेल को किल नहीं करवा सकते, इसीलिए नेचर ने एक निज़ाम ही अलग रखा था। चलें जी, अब आगे हमारा जो मेन चीज़ चल रही है, अभी जो क्वेश्चन था हमारा कि एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस में बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, आपके पॉलिन्स, आपके काफ़ी जो एंटीजेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर जो आपकी ब्लड में रोम अराउंड कर रही हैं वो टेकअप होती हैं आपके मैक्रोफेज से, आपके डेंड्राइटिक सेल से, वो अंदर जाती हैं। स्पेशली मैक्रोफेज में वो क्या होता है, उनका वो ब्रेक डाउन होती है इनटू द पेप्टाइड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइमल एंजाइम्स, और लाइसोसोम के अंदर एसिडिफिकेशन की वजह से ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन के बाद वो जो है वो यहीं पर पड़ी रहती हैं साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर जो आपका MHC क्लास 2 कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में बन के गोल्गी कॉम्प्लेक्स से पैकिंग होके, क्योंकि फैक्ट्री है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो पैकिंग होके प्रॉपर नमूने से वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो मीटअप करता है आपके इस पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के साथ। ये जो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है इसमें एक इनवेरिएंट चेन होती है, ठीक है, वो उसकी बाद में डिस्कस करेंगे। इनवेरिएंट चेन या जैसे ही यहाँ से रिमूव होगी वो बाहर आके यहाँ से बाहर जाके वो क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा सेल मेम्ब्रेन में और बाहर प्रेजेंटेशन करेगा, और प्रेजेंटेशन के बाद वो टी सेल्स उसे सेंसिटाइज करेंगे। टी सेल्स उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज करवाते हैं ताकि सेलुलर इन्फ्लेमेशन बढ़े, ताकि वो दूसरे मैक्रोफेजेस को बुला सके, ताकि वो बी सेल्स को बुला सके, ताकि वो क्लास स्विचिंग करवा सके। तो T4 जो CD4+ सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, इनका ऑलमोस्ट जो काम चलता है वो साइटोकाइंस की हेल्प से चलता है, ठीक है। जो CD8 का कॉन्सेप्ट है वो ग्रेन्जाइम और परफोरेंस के साथ रिलेटेड है। मूविंग ऑन, हमने यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेनेशन उस पर अच्छे से फोकस करना है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल कामा वायरल। यहाँ पर वायरल लिखा हुआ है, लेकिन वायरल मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होते हैं वो आपके इंट्रासेलुलर होते हैं। इस चीज़ को याद कर लें, क्योंकि मैंने एक MCQ नहीं किया, काफ़ी MCQs किए हैं, ठीक है। Present extracellular antigens, for example bacterial or viral, bacterial comma viral on the MHC class 2 molecules. Always extracellular antigens जो भी होंगे आपके वो present होंगे MHC class 2 molecules पर। After phagocytosis or endocytosis, the protein is degraded in the acidified lysosomes and the antigen is loaded onto an MHC class 2 molecule. The MHC class 2 antigen complexes are then displayed on the surface of antigen presenting cells, where they can bind to the T cell receptors to initiate a T cell response to an antigen. Without lysosomal acidification, the exogenous antigen present processing and association with MHC class 2 molecules would not occur, resulting in impaired interaction between antigen presenting cells and T cells. इस चीज़ को समझ लें कि अगर एसिडिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जब भी बैक्टीरिया आपके मैक्रोफेज ने अंदर उठा लिया, जब भी मैक्रोफेज ने एक बैक्टीरिया अंदर उठा लिया, जैसे ये एक पैथोजन है ऐसे उठा लिया, तो ये टूटना लाजिम बनता है, इसके छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस बनना लाजमी है, और वो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपके लाइसोसोम के अंदर, जहाँ पर आपकी एसिडिफिकेशन होती है, जहाँ पर आपके लाइसोजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, अगर जो है वो आपकी एसिडिफिकेशन नहीं होगी तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये नहीं बन पाएंगे, आपके टी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, आपका पूरा जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है जो टी सेल्स पर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पर जो डिपेंड कर रहा था, वो धरा का धरा रह जाएगा, वो आगे काम नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट भाई, आगे क्योंकि बीइंग यूएसएमएल स्टूडेंट, बीइंग यूएसएमएल एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपने एक ऑप्शन अटेम्प्ट किया तो किया, लेकिन बाकी 4 क्यों नहीं किए, बाकी 4 क्यों गलत हैं, जबकि आपके यहाँ पर अभी चॉइस ए की बात करेंगे। साइटोकाइन रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सर्टिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वेरियस साइटोकाइंस, फॉर एग्जाम्पल इंटरफ्रॉन्स, कीमोकाइंस एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। Expression of these receptors does not depend on the lysosomal acidification and would not directly affect T cell binding to an antigen presenting cell। यहाँ पर इसने दूसरी बात की है जो मैंने की थी, वो भी एक तरह से लगती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो बात की है आप उसी पर फोकस करें राइट नाउ, कि जो आपके साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं वो भी आपके एक्सप्रेस होते हैं सेल सरफेस पर, लेकिन वो एक्सप्रेस होते हैं फॉर द इंटरेक्शन टू इंटरफ्रॉन्स, केमोकाइंस एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। इन रिसेप्टर्स की जो एक्सप्रेशन है अगर वो नहीं होती तो लाइसोसोमल एसिडिफिकेशन के साथ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की इंटरेक्शन का। जो आपके इंटेग्रेंट्स हैं वो नेसेसरी होते हैं बाइंडिंग ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू द वेस्कुलर वॉल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन थ्रू एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर, तो जो इंटेग्रेंट्स होते हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं। ठीक है, ये आपका पैथोलॉजी जो है वो जनरल पैथोलॉजी जो है आपकी, उसमें आपका इसका रोल प्ले होता है, यहाँ पर उसका कोई खास रोल प्ले नहीं होता। इन्फ्लेमेशन, ओके। ये चीज़ यहाँ पर देख लें कि भाई जो ल्यूकोसाइड एक्स्ट्रावाइजेशन होती है, जब भी आपके ल्यूकोसाइड्स किसी आपकी ब्लड लेयर से निकल के, ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल टिश्यू में आते हैं, वहाँ पर जो है ना आपके इंटेग्रेंस की नीड होती है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इंटेग्रिन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये इंटेग्रिन हैं जो सेल सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं और इनका काम इन्फ्लेमेशन में होता है, इनका काम ट्रांसमाइग्रेशन में होता है, जो आपकी यहाँ पर एक स्टेप है। ठीक है, माइग्रेशन या फिर जो आपकी ट्रांसमाइग्रेशन जिसे हम बोल रहे होते हैं, इस स्टेप में आपका काम होता है। इसका काम कभी भी आपके टी सेल इंटरेक्शन के साथ नहीं है और इसका रिलेशन टोटली न्यूट्रोफिल्स के साथ है, ना कि टी सेल्स के साथ। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई। ठीक है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे होपफुली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है वो है कि भाई ऑप्शन सी क्यों नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हमने जो MHC1 क्लास MHC1 थी, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सप्रेस MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेसेस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि भाई MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इंट्रासेल्युलर एंटीजेंस produced in a tumor or a virus infected cells. Cytoplasmic proteins are degraded by a proteasome and transported into the rough endoplasmic reticulum via TAP proteins। ये चीज़ याद रखना क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है आपके इसी क्यू बैंक में है। ठीक है, आपको तो पता है ये कौन सी क्यू बैंक है। ठीक है, तो इसी क्यू बैंक में आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपका TAP प्रोटीन के लिए पूछता है कि भाई आपका जो ट्रांसपोर्ट होती है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल की, असल में वो MHC क्लास 1 डायरेक्टली नहीं बोलता, मैं तभी भी वही बात की भाई 2 स्टेप क्वेश्चन है। तो वो क्या करता है, वो आपको वायरली इन्फेक्टेड सेल बोलेगा या ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल बोलेगा, फिर पूछेगा कि इसकी जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है बताएं कि उसमें कौन सी प्रोटीन का काम है। वहाँ पर TAP ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड प्रोटीन, आई थिंक इसका फुल फॉर्म है। ये याद कर लो MHC क्लास 1 के साथ इसका रिलेशन है। अगर मुझे टॉपिक मिल गया तो मैं वो आपको इसमें समझा दूंगा। चलें जी, वेयर दे आर एडेड ऑन टू द MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल एंड रूटेड टू द cell surface। okay, this pathway does not depend on the acidified lysosome। सिंपल सी बात है, इसमें एसिडिफाइड लाइसोसोम का काम नहीं है। ठीक है ना, एसिडिफाइड लाइसोसोम का काम है आपके मैक्रोफेजेस में, आपके डेंड्राइटिक सेल्स में, इवन आपके बी सेल्स में है तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एक अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सेल्स में लाइसोसोमल काम नहीं है आपका, नॉर्मल सेल में ये चीज़ का काम नहीं होता। नॉर्मल सेल में आपका TAP प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, चलें जी, मूविंग ऑन टू द ऑप्शन ई, टी सेल रिसेप्टर क्यों नहीं अटेम्प्ट किया आपने, क्योंकि पहली बात तो ये टी सेल रिसेप्टर आपके टी सेल्स पर है। आप ठीक है ना, अब यहाँ पर बात चल रही है आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की। टी सेल्स कहीं भी आपके APCs नहीं होते, इस चीज़ को याद रख लें। तो ये तो कोई जो है ना वो नाइव स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ ले कि टी सेल रिसेप्टर यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर तक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी द टी सेल रिसेप्टर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन ऑन द टी सेल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक एंटीजन्स बाउंड टू MHC मॉलिक्यूल्स। टी सेल रिसेप्टर आपका वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है
वो रिसेप्टर है जो आपके एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि आपके MHC मॉलिक्यूल्स पर, MHC कॉम्प्लेक्सेस पर बाउंड होते हैं. ऑल्दो द T cell receptor is essential for T cell activation in response to antigen presented on the MHC class 2 molecule. ये चीज़ हकीकत है कि T cell रिसेप्टर जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन में, लेकिन उसका काम आपकी रिकग्नाइजेशन करना होता है, उसका काम आपके T सेल पर मौजूद रहना होता है, उसका काम कभी भी आपके एपीसीज में नहीं होता है. यहाँ पर आपका क्वेश्चन था एपीसीज के लिए, ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ लाइसोसोम एसिडिफिकेशन वुड हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ TCR ऑन द सरफेस ऑफ T सेल्स. एसिडिफिकेशन का इससे कोई वास्ता नहीं है. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन क्या है आपके इस पूरे जो हमने अभी पूरी कथा सुना ली है, ठीक है. तो इसका जो कंक्लूजन है यही है इसका कि भाई MHC class 2 is expressed on the surface of antigen presenting cells APC and presents extracellular and cellular antigens to the T cells after extracellular protein is degraded within the acidified lysosomes. MHC class 2 आपके APCs पर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, और क्या प्रेजेंट करवाता है, क्या बाहर दिखाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस जो कि आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो आ गए अंदर, वो लाइसोसोम में, फेगोलाइसोसोम और लाइसोसोम में की फॉर्म में आ गए, डिग्रेड होकर इनका एक कंपोनेंट बाहर चला गया, छोटा सा कंपोनेंट बाहर चला गया जो कि पड़ा है आपके वेट कर रहा है आपके टी सेल के लिए कि टी सेल आए और टी सेल रिसेप्टर की हेल्प से इसे रिकॉग्नाइज करे और इस पूरे सेल के अगेंस्ट साइटोकाइंस रिलीज करवाए और एक प्रॉपर ह्यूमरल इम्यूनिटी अरेंज हो, जिसमें आपका बी सेल आए, जिसमें आपका मैक्रोफेज, अगेन दूसरे मैक्रोफेजेस आपके अरेंज होके आए, न्यूट्रोफिल्स आए, यूसिनोफिल, बैसोफिल, सब की सब चीज़ें आपके जो है ना वो साइटोकाइंस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि साइटोकाइंस आर सो मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, लास्ट चीज़ कि भाई फेलियर टू एसिडिफाई लाइसोसोम्स would lead to deficient expression of MHC class 2 antigen complexes with subsequent impaired interaction of APCs and T cells. वही बात आ गई कि एसिडिफाई नहीं होगा तो एक्सप्रेशन ही नहीं होगी MHC क्लास 2 की. अगर एक्सप्रेशन नहीं होगी, एसिडिफाई नहीं होगा तो कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे. मैं ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है. यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना, इसको रट लो दिमाग में, इसको ऐसे बिठा लो कि ये आपको अपने नाम से ज़्यादा रह जाए, ठीक है, नाम से ज़्यादा याद रह जाए. ये जो प्रोटीन है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्सेस एसिडिफाइड नहीं हुए, कॉम्प्लेक्सेस छोटे छोटे नहीं बने तो ये इनसे नहीं मिल पाएंगे यहाँ पर. अगर इनसे नहीं मिल पाए तो ये आपके MHC क्लास 2 एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगी. अगर MHC क्लास 2 एक्सप्रेस नहीं होगी तो आपके टी सेल्स जो है वो बाहर बैठ के तालियां बजाएंगे, वो तमाशा ही होंगे, अपना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है. तो आपका पूरा सेटअप रुक जाएगा. अच्छा, मैं एक चीज़ और छोटी सी सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ कि आपको जो है ना MHC कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आपको बता दूँ. MHC अच्छा, ये टॉपिक अपने हिसाब से भी आप लोग पढ़ लेना, मैं जितना हो सकता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि रिलेटेड है. क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है ना उनमें एक चीज़ होती है HLA नाम करके, ठीक है. HLA क्या होता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स होती हैं जो कि इनकोड होती हैं आपके MHC कॉम्प्लेक्सेस में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में. थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेन क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है. तो MHC जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स 1 और 2 होते हैं. MHC जो होते हैं इनकोडेड होते हैं HLA जीन से, और जो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एंटीजन फ्रेगमेंट को प्रेजेंट करना फॉर द टी सेल एंड बाइंड टू द टी सेल रिसेप्टर TCR. 2 टाइप के होते हैं, MHC1, MHC2. MHC1 जो होते हैं वो आपके इंट्रासेलुलर जो आपके सेल के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनको प्रेजेंट करवाने के लिए होते हैं, जैसे वायरस हो गया या ट्यूमर नेक्रोसिस, ट्यूमर सेल्स हो गए आपके. और MHC2 जो है वो आपकी पूरा जो भी एक्सोजीनस आपके ब्लड में जो भी रोम अराउंड कर रही हैं चीज़ें, वो उनको प्रेजेंट करने के लिए होता है. और अब आगे बढ़ते हैं. जो HLA जीन होती है, जो क्रोमोजोम होता है, उस पर एक जीन्स की लोकेशंस होती हैं, ठीक है. तो जो HLA1 है उसमें जो जीन लोका है वो HLA हो सकता है, HLA-B, HLA-C, क्योंकि एक लेटर आता है तो MHC1 के साथ याद कर लो. और MHC2 का ये होता है कि HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR जीन्स जो हैं वो आपके MHC2 को एक्सप्रेस करवा सकती हैं. तो 2 है तो आपके लेटर्स भी 2, DP, DQ, DR. 1 है तो A, B या फिर C. MHC1 लोका है 1 लेटर, MHC2 लोका है 2 लेटर्स. बाइंडिंग किससे होती है? आपके MHC1 की टी सेल रिसेप्टर और CD8+ सेल से होती है, क्योंकि इनको साइटोटॉक्सिकली आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाना होता है. MHC2 की टी सेल रिसेप्टर से और CD4+ सेल से, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को आपके साइटोकाइंस और टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाना है. इसीलिए
ठीक है। और स्ट्रक्चर को क्या होती है, इसका एक पूरा एक लॉन्ग चेन होता है, एक शॉर्ट चेन होता है जिसको हम β2 माइक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है। और इसके दो चेन्स होते हैं, एक पूरा अल्फा चेन होता है और दूसरा पूरा बीटा चेन होता है। इसमें एक इन्वेरिएंट चेन होती है, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वेरिएंट चेन होती है, जब तक वो इन्वेरिएंट चेन यहाँ पर इस MHC कॉम्प्लेक्स 2 से बाउंड होती है तब तक आपका एंटीजन अटैच नहीं हो सकता, तब तक आपका ये वाला एंटीजन अटैच नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। ये यहाँ पर एक इन्वेरिएंट चेन होती है, ठीक है। जैसे ही आपका ये एंटीजन अटैच होना होता है ना, तो ये इन्वेरिएंट चेन रिमूव हो जाती है, तो ये एंटीजन आराम से अटैच हो जाता है। अच्छा, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपको ये चीज़ बता दूँ। इन्वेरिएंट जीन इसलिए होती है क्योंकि आपका जो MHC2 कॉम्प्लेक्स होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, जो आपका MHC2 कॉम्प्लेक्स है वो आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इन्वेरिएंट चेन यहाँ पर ना होना तो ये साइटोप्लाज्म के हर एक मटेरियल से, हर एक प्रोटीन से बाइंड कर जाए। इन्वेरिएंट चेन कुदरत वाले ने रखी इसलिए है कि जैसे ही ये पेप्टाइड एसिडिफाइड पेप्टाइड कंपोनेंट्स को देखे तो इन्वेरिएंट चेन हट जाए और ये इसके साथ अटैच हो जाए, ये बाहर की तरफ एक्सप्रेस होने के लिए चला जाए। ये एक लॉक है, ठीक है, ये एक लॉक है। जैसे ही इसकी ये लॉक रिमूव होगा आपका पेप्टाइड अटैच हो जाएगा। अगर ये लॉक यहाँ पर ना होता तो जो भी कंपोनेंट, जो भी प्रोटीन आपके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हज़ारों प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, तो वो इससे अटैच हो जाती और वो सेल्फ प्रोटीन्स हैं और वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस हो जाती। टी सेल उनको देख लेते, उन्हीं के अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी करवा देते। तो अगर किसी भी वजह से आपका इन्वेरिएंट चेन नहीं बन रही तो आप ऑटो इम्यूनिटी का शिकार हो जाएंगे। ये एक डिजीज़ प्रोसेस में आपको लेके जाएगा। मैं डीप नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि कभी भी आपने अगर देख लिया कि इन्वेरिएंट चेन डेफिशिएंट है, मतलब आपका पेशेंट ऑटो इम्यूनिटी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसका खुद के टी सेल्स जो हैं, खुद ही के प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। मूविंग ऑन, एक्सप्रेशन ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑन प्लेटिलेट्स एक्सेप्ट आरबीसीज, क्योंकि जो आपके मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है, जो कि आपके मैच्योर आरबीसीज होते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट से डिफरेंट हो, मैं लेट्स अग्री टू द डिसअग्री करने वाला बंदा हूँ, तो फिर भी लेकिन इतना याद रख लो कि आरबीसी जो है वो एक्सप्रेस नहीं करवाएगा आपके MHC1 कॉम्प्लेक्स को, ना ही MHC2 को। MHC2 आपके क्लियरली आपके एपीसीज पर होते हैं। प्राइमरीली जो आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो डेंड्राइटिक सेल है, उसके बाद मैक्रोफेज भी वही काम करते हैं, बी सेल भी वही काम करते हैं, लेकिन प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल बंदा जो है ना, जो जिसको प्रॉपर ड्यूटी ही एंटीजन प्रेजेंटेशन की है, वो आपका डेंड्राइटिक सेल होता है। फंक्शंस क्या है MHC1 के? प्रेजेंट एंडोजेनस एंटीजन, फॉर एग्जांपल वायरल और साइटोसोलिक प्रोटीन्स टू CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। आई हैव रिटन हियर कि बिकॉज दी सेल्स इन्फेक्टेड इनसाइड हैव टू बी किल्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द CD8+ सेल्स, क्योंकि जो भी सेल आपका अंदर की तरफ से इन्फेक्ट हो चुका है, अब ये सेल बच नहीं सकता, क्योंकि ये सेल किसी और सेल को ख़राब ना करे, इसको मार दो, इसको ख़त्म कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए नेचर ने MHC1 का कॉन्सेप्ट रखा। बाकी सब चीज़ों के लिए एक्सोजेनस एंटीजन, बैक्टीरियल प्रोटीन्स, आपके पैरासाइट्स हैं, आपके हेलमेंट्स हैं, आपके और कई जो हैं वो जो भी पॉलेंस हैं, जो भी चीज़, जो भी ड्रग्स, इवन जो आपके ड्रग्स होते हैं वो भी फॉरेन कभी कभार जो हेप्टेन्स होते हैं, स्पेशली जिसको हेप्टेन्स का नहीं पता वो सर्च कर ले, लेकिन जो हेप्टेन्स होते हैं वो भी आपके MHC2 से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। और वो प्रेजेंट होता है आपके CD4 हेल्पर टी सेल्स के पास, क्योंकि CD4 हेल्पर टी सेल्स का नाम ही हेल्पर है। वो साइटोकाइंस रिलीज करवाएंगे, जिससे आपका पूरा एक इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बन जाएगा, जो कि कुछ ना कुछ टाइम में रिजॉल्व कर जाएगा, आपके सेल्स बॉडी के बच जाएंगे। एंटीजन लोडिंग कैसे होती है, एंटीजन कैसे इसके ऊपर चढ़ता है, वो इस तरह आता है एंटीजन के ऊपर, आपके MHC1 के ऊपर, कि वो लोड होता है इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर डिलीवरी वाया TAP। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। ये मकसद ये है कि जो मैंने आपको फाइल दिखाई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 62 है, 17446 ID है, इसकी QID है, वो क्वेश्चन जो है वो इन 3 लाइन्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये मैंने अपने लिए सेव करके रखा हुआ है। मूविंग ऑन, जो एंटीजन लोडेड फॉलोइंग द रिलीज ऑफ इन्वेरिएंट चेन इन द एसिडिफाइड एंडोसोम, जो आपके एसिडिफाइड एंडोसोम होते हैं उसमें जैसे ही आपकी इन्वेरिएंट चेन जो है वो रिलीज होती है, वो अनलॉक होती है, आपके एंटीजन लोड होते हैं। इन्वेरिएंट चेन इसलिए मौजूद है यहाँ पर ताकि आपकी सेल्फ जो प्रोटीन्स हैं वो बाउंड ना हो सके, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में या तो मैंने देखा है या कहीं मैंने सुना है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, ये आपके एग्जाम पर आ सकता है। एसोसिएटेड प्रोटीन, ये β2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेरिएंट चेन एसोसिएटेड होती है। इसका भी एक क्वेश्चन वर्ल्ड में मैंने देखा हुआ है कि जो आपके MHC2 है उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। उसकी स्ट्रक्चर में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। इसको थोड़ा सा खुद ही पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।